हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12 के लिए जो होम साइंस सब्जेक्ट है, इसकी ये वन शॉट वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाने वाला हूं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो इन टॉपिक्स को तो आप एटलीस्ट ज़रूर पढ़ के जाना। तो ये वन शॉट वीडियो है, यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इससे हमारा मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। और अगर आपको PDF नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। सो टेलीग्राम चैनल का जो यूज़र नेम है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि कार्य का मतलब क्या होता है, कोई भी वर्क, ठीक है, तो कार्य क्या है? जो हम अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी जिसका कोई उद्देश्य होता है, ठीक है, या हमारी कोई ज़रूरत पूरी करने के लिए हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो कोई कार्य कहलाता है। और हम सभी मनुष्य कार्य करते हैं, ठीक है, और अपने अपने काम से ही हमारी पहचान होती है। भाई मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा कार्य है पढ़ाना, आप पढ़ते हो आपका कार्य है पढ़ना। सो हर किसी की एक पहचान होती है। कार्य का उद्देश्य क्या होता है? तो भाई कार्य जो है वो नौकरी, ठीक है, मतलब या फिर बहुत सारी आजीविकाओं का साधन होता है, काम करके लोग नौकरी करते हैं। कार्य आपकी खुद की एक पहचान बनाता है, ठीक है। कार्य आपको आनंद देता है, आपको मानसिक रूप से संतुष्टि देता है। कार्य से आपका पद पता चलता है, आप किस पोस्ट पे हो, आपकी शक्ति का पता चलता है, आपका चीज़ों पर कितना कंट्रोल है, ये आपके काम से पता चलता है। कार्य से आप अपना खुद का विकास करते हो, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाते हो। तो आप ये 4 पॉइंट्स भी याद कर सकते हो। या कार्य से हमें आर्थिक लाभ भी होते हैं, ये भी आप कह सकते हो। फिर हमारे यहाँ पे ना भारत में कुछ हैंडीक्राफ्ट चित्रकला होती हैं, जिनका आपसे अक्सर पेपर में एक प्रश्न पूछा जाता है पिक्चर देकर। सो ये है शोला शिल्प उड़ीसा का, और फिर है चन्नपटन की मूर्तियाँ कर्नाटका, फिर है पत्थर मूर्ति कला राजस्थान, और उसके बाद है कठपुतली कला, ये राजस्थान। फिर है वारली चित्रकला महाराष्ट्र, ये वारली की चित्रकला है महाराष्ट्र की। तो आप इनको ज़रूर याद रखना। फिर है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV। सो ये क्या है? ये एक ऐसी योजना है जो कि हमारे देश में जब सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था कि सभी बच्चों को जो है शिक्षा मिले, 2004 के अंतर्गत इसको लाया गया। और एक हमारा भारत के अंदर है राइट टू एजुकेशन, ठीक है। राइट टू एजुकेशन मीन्स सभी बच्चों को एक अधिकार है पढ़ाई का। सो इसमें जो SC ST OBC के अंदर जो लड़कियां होती हैं, जो पिछड़े वर्ग से आती हैं, या जो कोई गरीब लड़की है, गरीब रेखा के नीचे आती है, मीन्स बहुत ज़्यादा गरीब परिवार की है, या कभी स्कूल ना जा पाती हो, उनके लिए ये योजना है। सो उद्देश्य क्या है इसका? कि जिनके घर में हालत खराब है, उन लड़कियों को एक अच्छा माहौल मिले शिक्षा का। जो BPL परिवार है, मीन्स गरीबी में है, जो बहुत ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन में है, जो स्कूल छोड़ देती हैं बीच में ही, उनको एटलीस्ट उनकी प्रारंभिक शिक्षा फ्री में देना। और बालिकाओं की जो शिक्षा दर है, जो रेट है यहाँ पे एजुकेशन का, वो बहुत कम है, वो थोड़ा सा बढ़ाना कि हमारे यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और राइट टू एजुकेशन की जो ये थी हमारी, ठीक है, ये सभी मतलब लोगों को पहुंचाना, मतलब सब तक ये चीज़ पहुंचाना कि सबको एजुकेशन का राइट हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरियाणा में इस योजना को शुरू किया गया था। और इसके अंदर एक तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय शामिल है, स्वास्थ्य मंत्रालय शामिल है, परिवार कल्याण मंत्रालय शामिल है, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय शामिल है। 3 मंत्रालयों ने मिलकर इस योजना को शुरू करा था। इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग पक्षपात करते हैं, कन्याओं को भ्रूण में मार देते हैं, उस चीज़ को रोकना। बालिकाएं मीन्स जो लड़कियां हैं उनको शिक्षा देना, और शिक्षा के साथ साथ जो बच्चियां होती हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ाना, और लिंग अनुपात में सुधार लाना। मीन्स लड़का और लड़की की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए कि लड़के बहुत ज़्यादा हैं लड़कियां बहुत कम, ठीक है। और जो लड़कियां हैं उनको सशक्तिकरण, मतलब उनका सशक्तिकरण करना। और जो लैंगिक रूढ़िवादी सोच होती है, जेंडर मतलब बायसेस करना, या फिर ऐसा कुछ कि लड़का है तो वो जा सकता है, लड़की नहीं पढ़ सकती, ये वो, इस चीज़ को ख़त्म करना। फिर है अर्गोनॉमिक्स, ठीक है। अर्गोनॉमिक्स या जिसको हम सुकार्यिकी भी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है?
सो अर्गोनॉमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है ग्रीक भाषा के। एक है अर्गोन जिसका मतलब होता है काम, नॉमिक्स जिसका मतलब होता है प्राकृतिक नियम। सो हम जो भी काम करते हैं उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे आप ये कह सकते हो कि हम जो है इंसान को ना, हम ये देखते हैं कि कैसे हमें जब अपने ऑफिस का जो सामान है या जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उससे हम सही से सही अपना फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आपका ऑफिस होता है उसके अंदर जो उपकरण होते हैं वो सुविधाजनक उपकरण बनाना, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे काम कर पाओगे, ज़्यादा आपको थकान नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसी अच्छी सी एक कुर्सी बनानी है, ठीक है, जहाँ पे आपका जो प्राकृतिक रूप से पोस्चर अच्छा बना रहे, जिससे आपको काम करने में भी मज़ा आएगा और आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी होंगे। सो सुकारी की जो होती है अर्गोनॉमिक्स, इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये आप देखोगे कि भाई मतलब जो शरीर होता है इंसानों का उसका आकार माप वगैरह लिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जीव यांत्रिकी भी इसी के अंदर चीज़ें मतलब आप ये कह सकते हो कि जो हमारी जितनी गतिविधियां होती हैं हमारे पेशियों की, कंकालों की, वो सब इसमें पढ़ा जाता है बहुत अच्छे से। और उसके बाद आप ये कह सकते हो कि जो हमारा शरीर क्रिया विज्ञान होता है, जो हमारी बॉडी की मूवमेंट से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं, मुद्रा कैसी होनी चाहिए, वो सब इसमें देखा जाता है, ठीक है। और आप ये कह सकते हो कि कार्यस्थल जो है, जो भी वर्किंग प्लेस है, ठीक है, वो उसको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, इसके ऊपर ये सुकारिकी काम करती है। सो अर्गोनॉमिक्स जो है, इससे एक तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, गलतियाँ कम से कम होगी, चोट और ज़्यादा दुर्घटनाएं नहीं होंगी। मीन्स आप अगर टेबल, कुर्सियाँ या जो भी आप मतलब आपका वर्क प्लेस है उसको अच्छा बनाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी, कार्य दक्षता भी बढ़ेगी, तनाव कम होगा, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं भाई उनको भी अच्छा लगेगा, रोजगार में लोग संतुष्ट रहेंगे अपना काम करते हुए। फिर है एक आहार विशेषज्ञ की भूमिकाएं क्या होती हैं, यानी कि जो भी एक डाइटिशियन होता है, ठीक है, वो क्या आप देखोगे कि मतलब कैसे उसकी क्या रोल होता है। सो होता क्या है, एक जो ट्रेंड आप कह सकते हो डाइटिशियन जो होता है, ठीक है, वो बहुत सारी बीमारियों का प्रबंधन कर सकता है भाई। कैसे? वो एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और सही तरीके से जो भी मरीज होता है उसकी आवश्यकताओं को देखेगा, इसको किस चीज़ की नीड है और उसका क्या पोषण, उसकी क्या देखभाल करनी है, उस पर ध्यान देता है। पोषण कैसा है उस मरीज का, न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, पोषण की जो समस्याएं हैं उसको कैसे ठीक करना है, उसके ऊपर काम करता है जो भी डाइटिशियन होगा। और वो दिशा निर्देशों में बदलाव भी कर सकता है। मान लो कि जो वो खाना खा रहा है मरीज वो सही नहीं है तो उसमें कुछ वो चेंजेस भी करवा सकता है, ठीक है। या फिर वो आहार चिकित्सा का यूज़ कर सकता है कि कुछ ऐसा खाना जिससे कि जो चीज़ें हैं उसकी जो भी रोग वगैरह है उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिले, ठीक है, स्वास्थ्य में सुधार हो। या फिर भाई पोषण जो है, जो भी उसको पोषण दिया जा रहा है उसके क्या परिणाम हो रहे हैं, जो उसको खाना खिलाया जा रहा है क्या सही से मिल रहा है उसको वो पोषण या नहीं, इसको देखना, ठीक है। जो बीमार लोग हैं उनको सलाह देना कि भाई मतलब कैसे आपको क्या क्या मतलब आपको न्यूट्रिशन, बच्चे का न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, छोटे बच्चे का, बड़े बच्चे का, युवाओं का न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, और एक वयस्क आदमी का, एक बुजुर्ग का, सो सब कुछ। और मान लो अगर किसी का ऑपरेशन अगर किसी का होना है, सो सर्जरी से पहले और बाद में उन्हें क्या खाना है, ठीक है, ये योजना भी डाइटिशियन ही बनाते हैं। फिर है कोई दो मुख्य कारण लिखिए जिसके फलस्वरूप देश में मधुमेह रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। डायबिटीज, शुगर की बीमारी, भारत दुनिया में ये कहा जाता है कि मधुमेह की राजधानी बनता जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज हम जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें या तो बहुत ज़्यादा फैट है, बहुत ज़्यादा शक्कर वगैरह होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है, या आप रिफाइंड खाना ज़्यादा खा रहे हो, या फिर आप फाइबर कम खा रहे हो, या विटामिन और खनिज आपके खाने में है ही नहीं, ठीक है। और या फिर मांसाहारी लोगों में जंतु प्रोटीन के उपयोग का बढ़ना, जब बहुत ज़्यादा मीट खा रहे हो, या आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ही ख़राब है, या आप एक्सरसाइज तो करते ही नहीं हो, इस वजह से आपको जो है डायबिटीज़ होती है। मेनली आप कार्ब्स वगैरह ज़्यादा ले रहे हो और वो उतना आप अपना कैलोरी को बर्न नहीं कर रहे हो, इस वजह से ये आपकी डायबिटीज़ बनती है। फिर है अस्वस्थता, या आप अगर अस्वस्थ हो, अनहेल्दी हो, अनफिट हो, तो इससे आपकी पोषण स्थिति कैसे प्रभावित होती है। सो होता क्या है, जब आपको कोई बीमारी होती है तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, आपके जो घाव होते हैं वो देरी से भरते हैं, रोग अगर कोई हुआ है तो उसके उपचार में भी देरी लगती है, या आपके शरीर के कई अंग ऐसे हैं जो सही से काम नहीं कर पाते, पाचन की दिक्कत आ जाती है, खाना सही से पचता नहीं है, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। रोगी को भोजन खिलाने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा होता है, और नली द्वारा भोजन देने में और अंतःशिरा संभरण में क्या अंतर है। सो नली
आप अगर किसी मान लो कि मतलब भोजन की दृष्टि से जो पूरा भोजन है वो नली द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अगर आप देखोगे, अगर यदि जठरांत्र क्षेत्र कार्य कर रहा है, जठरांत्र मतलब होता है आपका पेट का एरिया जो होता है, जहाँ आंत वगैरह होती है आपकी, जहाँ जठराग्नि होती है, स्टमक, वो अगर सही से काम कर रहा है तो व्यक्ति को वो सब दिया जाता है जो वो पचा सकता है। और ये तरीका ज़्यादा अच्छा माना जाता है, नली द्वारा खिला दो। अगर भाई नली द्वारा खाना नहीं हो, मतलब सही से नहीं जा पा रहा है, सो फिर क्या होगा, अंतः शिरा संवरण, आपकी नसों में वो फिर वो सुई वगैरह लगाकर और ड्रिप ड्रिप करके आपके शरीर के अंदर वो चीज़ें, खाना जो जो भी है वो भेजा जाएगा, ठीक है। ये जब किया जाता है सुई वाला जो खाना खिलाने वाला सिस्टम है हॉस्पिटलों में, जब बंदा चबा नहीं सकता या निगल नहीं सकता। सो ये दो चीज़ें हैं। फिर है कुपोषण, है ना। अगर कुपोषण हो जाता है तो उसके क्या कुप्रभाव होंगे। सो भाई अगर आप सही से कंट्रोल नहीं करोगे तो आपको शारीरिक, मानसिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से बहुत दिक्कत हो सकती है, जिससे कि आपके जीवन की क्वालिटी बहुत खराब हो जाएगी। और अगर आप देखोगे कि भारत में एक तो अति पोषण की समस्या भी है, ठीक है, कि भाई बहुत ज़्यादा खा रहे हो। सो आपके जो खाने पीने की पद्धति है, ठीक है, आप उसमें आपको बदलाव करना पड़ेगा। लोग जो है ना पहले मेहनत ज़्यादा करते थे, अब मेहनत कम करते हैं, इस वजह से ये दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वेट गेन जैसा। या आपको अगर कहीं चलना है तो आप सिर्फ यातायात के साधनों पर निर्भर हो गए हो, पैदल नहीं चल रहे हो, पैदल चलना बिल्कुल कम कर दिया है। बॉडी की फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, बच्चे बाहर मैदान में नहीं खेलते, मोबाइल में लगे रहते हैं। लोग जो है ना मतलब ऐसा खाना ज़्यादा खा रहे हैं जो बिल्कुल ही तला हुआ या रिफाइंड वाला खाना, स्नैक्स के तौर पर, ठीक है। साबुत अनाज, दाल, सब्जियां, फल, ये तो कोई खाता ही नहीं है अब, ये सब चीज़ें हैं। सो पोषण की समस्याएं जो होती हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो क्यों होती हैं। एक तो गरीबी, भाई अगर कोई बंदा गरीब है तो वो अपने बच्चों को खिलाएगा कहाँ से। दूसरा है शौचालय की कम सुविधा, कईयों को सही से भाई शौचालय वगैरह नहीं होता कईयों के घर में, तो उनको दिक्कत रहती है बहुत ज़्यादा। या फिर राजनीतिक इच्छा की शक्ति, जो नेता लोग हैं वही इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि जो लोग हैं, हमारे देश की जनता है, उनमें पोषण की समस्या दूर करें। सरकार नीतियां नहीं बनाती, स्वास्थ्य सेवाएं सही से नहीं मिलती हैं, लोगों तक पहुंच नहीं पाती, ठीक है। हमारा कृषि करने का तरीका थोड़ा सा खराब होता जा रहा है, केमिकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम, तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। आर्थिक कारक भी बहुत सारे होते हैं, पीने का पानी लोगों को उपलब्ध नहीं है भाई, साफ सफाई नहीं रखते लोग, कि यहाँ खाना वगैरह नहीं मिल रहा टाइम से। सो ये कई सारी चीज़ें जिनकी वजह से पोषण या न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। भारत में पोषण संबंधी समस्याएं, तो भारत में एक तो प्रोटीन से रिलेटेड अगर कुछ कुपोषण होता है, जैसे प्रोटीन बहुत बड़ी चीज़ है भाई। क्या होता है कि बच्चों को, बड़ी उम्र के लोगों को, और जो मान लो किसी को टीबी, एड्स जैसे जो रोगों से ग्रसित हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है कुपोषण जैसी। सो होता क्या है, एक तो मरामस, ठीक है, मरासमस नाम से एक दिक्कत हो जाती है कि भोजन और ऊर्जा की कमी से क्या है कि एक आपको कमजोरी आ जाएगी, जिसको कहा जाता है मरासमस। और वहीं अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो आपको क्वोशियोरकर नाम से एक बीमारी हो सकती है। फिर इसके अलावा आपके अंदर आयरन की कमी हो जाएगी तो आपके अंदर खून की कमी भी हो सकती है। या आरक्तता को भी हम खून की कमी कहते हैं, जब हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है शरीर में, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हीमोग्लोबिन ज़रूरी होता है, वही कम हो जाएगा तो दिक्कत आएगी। अब अगर आपके अंदर खून की कमी है तो जीभ पीली सी लगेगी, ठीक है, नख परतों में पीलापन, जो नाखून होंगे वो पीले पीले हो जाएंगे, कोमल तालू में पीलापन, जो आपका तालू होता है वो पीला पड़ जाएगा, आप फोकस नहीं कर पाओगे, आपको याद नहीं रहेंगी चीज़ें, आप एकाग्रता नहीं होगी आपके अंदर, ठीक है, पीलापन सा रहेगा, आपके आंखों में दिक्कत आने लगेगी, इन्फेक्शन सा रहने लगेगा। विटामिन ए की कमी होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे कि मतलब भाई अगर विटामिन ए है तो उससे आप हेल्दी रहोगे, आपकी दृष्टि सही रहेगी, आपकी ग्रोथ होती रहेगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। वहीं अगर इसकी कमी हो जाए तो आपको रतौंधी, रात में कम दिखना, या पूरी तरीके से अंधा हो जाना, इम्यूनिटी कम हो जाना, शरीर की जो ग्रोथ रुक जाना, ये हो सकता है। आयोडीन हीनता विकार, तो अगर आपको आयोडीन की कमी हो जाती है तो भी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे भारत में हिमाचल, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश में आयोडीन बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है। सो ये क्वोशियोरकर है, जहाँ प्रोटीन की कमी से ऐसी बॉडी कुछ हो जाती है। वहीं आरक्तता, खून की कमी से पीलापन ऐसा हो जाता है, रतौंधी, रात में कम दिखना, गलगंड, ये आयोडीन की कमी से होता है। सो ये सारी चीज़ें हैं।
भारत में स्वास्थ्य देखभाल 3 लेवल पर होती है। एक तो प्राथमिक स्तर होता है, मीन्स जो आप अगर कहोगे कि भाई मतलब जो आपके प्राथमिक सेवा केंद्र होते हैं स्वास्थ्य वाले, ठीक है, जो किसी मतलब व्यक्ति को अगर कुछ हुआ है, परिवार के सदस्य को कुछ हुआ है, सो सबसे पहले आप अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाते हो। द्वितीयक स्तर पर होता है, अगर थोड़ी जो बीमारी ज़्यादा है तो आप जिला अस्पताल में जाओगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट नहीं हो रही है तो आपको फिर कोई बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं, मेडिकल कॉलेज वाले हॉस्पिटल्स या बड़े क्षेत्र के हॉस्पिटल्स, सिटी हॉस्पिटल्स, वहाँ जाना पड़ता है फिर आपको, जैसे एम्स वगैरह हो गया। फिर है, भारत में भोजन सुरक्षा कार्यक्रमों की सूची बनाओ और इसके अतिरिक्त 4 पोषण कार्यक्रमों के नाम लिखो। सो भारत के अंदर जन वितरण प्रणाली है, अंत्योदय अन्न योजना है, अन्नपूर्णा योजना है, कार्य के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम है, और 4 हमारे पोषण से रिलेटेड कार्यक्रम भी चलते हैं, जिसमें से पहला है एकीकृत बाल विकास सेवाएं, पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, आहार पूरक कार्यक्रम और स्वरोजगार वैतनिक रोजगार योजनाएं। सो ये कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं। फिर है खाद्य संसाधनों और प्रौद्योगिकी का विकास। अब इसमें क्या है कि सन 1810 में एक आदमी है निकोलस एपर्ट, उसने क्या करा, खाने की चीज़ों को ना डब्बे में बंद करना शुरू करा। फिर 1864 में लुई पास्चर ने क्या करा, अंगूरी शराब को, अंगूरों से जो शराब बनती है भाई, उसको खराब होने से बचाने के लिए रिसर्च करी कि कैसे इसको बचाया जा सकता है। इसके अलावा अल्कोहल, सिरका, बियर, दूध के खट्टा होने पर भी शोध किया गया कि भाई कैसे मतलब हम खाने को बचा सकते हैं। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जैसे पैस्चराइजेशन वगैरह भी बनाया, जैसे कि जो जो दूध वगैरह में कीटाणु विटाणु होते हैं, जीव जंतु, उसको नष्ट करना, ठीक है। ऐसे ही जैसे 20वीं सदी में विश्व युद्ध वगैरह हो रहे थे, अंतरिक्ष की खोज वगैरह चल रही थी, ठीक है, और ऐसे में क्या होता है कि मतलब जो कामकाजी महिलाओं की आवश्यकताओं ने खाद्य प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान दिया। मीन्स हमें ज़रूरत पड़ी कि हम खाने को स्टोर करके कैसे रख पाएंगे, कैसे उसको सुरक्षित रख पाएंगे, इसके ऊपर हमने बहुत रिसर्च करी। और धीरे धीरे जो खाना है उसको खाने की जो रुचि होती है, इंटरेस्ट, वो चेंज होता गया, व्यंजन अलग अलग तरीके के आए। और पूरे वर्ष में मौसमी खाद्यों के पसंद के कारण खाद्य मतलब कुछ ऐसे खाने की चीज़ें होते हैं जो कुछ मौसम तक ही सही रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे नई नई टेक्निक्स आने लगी जिससे कि आप पूरे पूरे साल तक चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हो। अब कोई भी खाना खराब कब होता है, ठीक है, कोई भी खाना है वो नष्ट कैसे होता है, अगर उसमें कुछ भौतिक रूप से, रासायनिक रूप से या जैविक रूप से कुछ मिल जाए तो वो खराब हो सकता है। खाने का जब खाना जब खराब होता है उसमें बदबू आती है, ठीक है, और उसकी बनावट खराब हो जाएगी, उसका रंग चेंज होने लगेगा। सो इस तरीके से क्या होता है कि आपका खाना नष्ट होने लगता है। सो भोजन आपका कैसा, भाई मान लो कि कोई कीड़े मकोड़े उसमें पड़ गए, ठीक है, या आपने धूप वगैरह में रख दिया कोई खाना, ऑक्सीजन और नमी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया खाना, खराब हो सकता है। या जीवाणु हो गए, यीस्ट हो गए, फफूंदी लग गई, इसकी वजह से भी खाना खराब हो सकता है, ठीक है। सो खाने की चीज़ें जो होती है ना, वो प्राकृतिक रूप से जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो भी उसको ख़राब कर सकते हैं खाने को। और पौधों और जंतु स्रोतों से जो खाने की चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि फसल काटने या पशु वध के तुरंत बाद भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। या हमें मतलब आप ये देखो कि कभी हम किसी जानवर को मारते हैं तो वो ज़्यादा समय तक नहीं आप उसको छोड़ सकते, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा, आपको उसको तुरंत खाना पड़ता है, ठीक है। अगर ऐसे ही आप रख दोगे तो वो ख़राब हो सकता है। ऐसे ही जो आप फसल वगैरह भी लाते हो, सो आपको उसकी एक लिमिट होती है, वरना वो भी खाना ख़राब हो सकता है जो भी आपको मिल रहा है पेड़ पौधों से, पशुओं से। अब आपके जो खाने की चीज़ें होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। पहला है विकार्य खाने की चीज़ें, खाद्य पदार्थ जो 1 से 2 दिन में खराब हो सकते हैं, दूध, दही, मछली, मांस, ये ज़्यादा देर नहीं रख सकते आप। अर्ध विकार्य पदार्थ जो 1 से 2 हफ्ते तक आपके चल जाते हैं, फल, सब्जियां, ठीक है, प्याज, आलू 2-4 हफ्ते तक भी नहीं खराब होते। अविकार्य पदार्थ जो 1-1 साल तक खराब नहीं होते, अनाज है, दाल है, भाई तिल वाला सामान है, ये सालों साल पड़ा रहेगा, खराब नहीं होगा। खाद्य पदार्थों को भोज्य और सुरक्षित रूप से संरक्षित करने की पुरानी विधियां कौन सी हैं? खाना बचाना, सुरक्षित रखना, उसके लिए क्या किया जाता था पहले के समय में? तो उसे धूप में सुखाना या फिर उसमें किण्वन करना, कुछ इस तरीके से कि जिससे कि उसको आप बचा के रख सको, खराब ना हो। नमक लगाना खाने पर, अचार बनाना, सेकना खाने को, भूनना, धूमन करना, उसका चूल्हे पर पकाना, ठीक है, या फिर मसालों का यूज़ करना जिससे कि खाना जो है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे, ठीक है। और
आप अगर देखोगे कि आज भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आसान है, खाने को धूप में सुखाना या कुछ इस तरीके से कुछ करना, जैसे नमक लगाना अचार बनाने के लिए, किण्वन करना डबल रोटी या फिर बियर बनाने के लिए, धूप में सुखाना जैसे किशमिश वगैरह धूप में सुखाई जाती है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। भोज्य पदार्थों को नष्ट करने वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं? जीवाणु हैं, कवक हो गया, यीस्ट है, फफूंदी है। और वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक ये आप स्किप कर सकते हो, बस आप ये वाला याद रखो ऊपर वाला। खाद्य पदार्थ किन कारणों से संसाधित किए जाते हैं? खाद्य प्रौद्योगिकी का महत्व क्यों बढ़ गया है? आज की इस दुनिया में फूड टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हम खाने की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहते हैं। आज की डेट में परिवहन के साधन, संचार के साधन बहुत ज़्यादा उन्नत हो गए हैं, ठीक है, और औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो हर कस्टमर चाहता है कि अच्छी क्वालिटी का स्वाद वाला खाना जो है वो कभी ख़राब ना हो, आसानी से पैक हो जाए, स्टोर कर सकें हम उसको। सो ऐसे में खाने की चीज़ों की डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा केमिकल ना हो या फिर कीड़े मकोड़े मारने की दवाइयाँ थोड़ी कम हो, ठीक है, ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स ना हो। सो इसलिए फूड टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। फिर है इसके बाद खाद्य सुरक्षा के खतरे, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, उसी का ये एक डायग्राम सा बना हुआ है कि भाई खाना आपका कैसे खराब होगा, ठीक है। मान लो कि कोई जैविक संकट आ गया तो भाई इन्फेक्शियस कुछ फूड हो सकता है, या वो विषैला हो जाए खाना, या फिर कुछ खाने की चीज़ में बीड़ी सिगरेट बाल पत्थर बटन कील व्हील नट बोल्ट कुछ ऐसा गिर जाए तो खाना खराब हो जाएगा, या केमिकली कोई खाना खराब हो सकता है, ठीक है, कोई केमिकल मिल जाए उससे, या फिर कोई दवाई वगैरह मिल जाए, इससे भी खाना खराब हो सकता है। खाद्य संदूषण और खाद्य मिलावट में अंतर क्या है? तो खाद्य संदूषण इसका मतलब होता है कि भाई आप अगर देखो कि खाने की चीज़ों में, ठीक है, खाना बनाते समय या स्टोर करते टाइम उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स, कोई सूक्ष्म जीव या कोई छोटी छोटी चीज़ें अगर मिलकर उसको खराब कर देती हैं तो ये खाद्य संदूषण कहलाता है। जैसे कंकड़ पत्थर लकड़ी वगैरह, या कोई कलर वगैरह गिर जाए खाने में, या कीटनाशक वगैरह कोई चला जाए खाने में, तो इससे खाना खराब हो सकता है। फिर है खाद्य मिलावट। तो खाने की चीज़ों में जानबूझकर जब कुछ सस्ता या फिर कुछ बेकार मिलाया जाए, ठीक है, जो कि खाने को थोड़ा सा वो बना देगा कि हाँ यार फ़ायदा करना है पैसों का, तो उसमें मिलावट कर दो। सो इसको मिलावट कहते हैं। जैसे दूध में पानी मिला दिया, ठीक है, क्रीम निकाल दी, पानी मिला दिया, सो इससे क्या है कि उसका फ़ायदा तो हो जाएगा बट खाने वाले का तो क्या नुकसान होगा ना। फिर है भारत में खाद्य मानक नियमन। हमारे यहाँ पे कोई भी खाने वाने की चीज़ें होती हैं उसके ऊपर ना एक टैग लगा होता है। आप कभी भी कोई खाने की चीज़ वगैरह देख लेना। जैसे होता क्या है कि हमारे यहाँ पे क्वालिटी चेक्स होते हैं कि कोई भी खाना है वो कैसा कितनी अच्छी क्वालिटी का है। सो भारत के अंदर सबसे पहले है ISI का मार्क। ये मार्क जो है ना, ये भारत मानक ब्यूरो देता है इस मार्क को। इसका यूज़ होता है जैसे कि बिजली के उपकरण आप कभी खरीदोगे, पानी खरीदोगे, कॉफ़ी खरीदोगे, बच्चों का सामान कुछ खरीदोगे, सो कुछ भी होगा खाने पीने का, उस पे ये ज़रूर छपा होना चाहिए। ये नहीं छपा हुआ तो भाई वो नकली चीज़ है। एग मार्क, ये जो भी कृषि मंत्रालय वगैरह मतलब इसको वो चेक करता है, जो कृषि उत्पाद होते हैं जो कि कृषि से आते हैं उस पे, जैसे बेसन, आटा, अनाज, मसाले, घी, शहद, वहाँ पर ये टैग लगा होगा। नहीं लगा तो आप भाई मत लेना कभी भी उसे। फिर है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। सो इसमें क्या है, कुछ नियम बनाए गए थे, ठीक है, और ताकि खाद्य सुरक्षा, खाना वगैरह सुरक्षित पहुंचे लोगों तक। सो ऐसे में नियम वगैरह सही से लोगों को जो है बताए गए, और मतलब बहुत वैज्ञानिक तरीके से उसको चेक किया गया कि भाई क्या उसमें वो सब चीज़ें हैं जो एक स्वास्थ्य मतलब एक स्वस्थ मनुष्य उसको खा सकता है जिससे कोई खतरा ना हो, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। फिर है विभिन्न नियम और कानून बनने के बावजूद भी जैविक खाद्य जनित रोग गंभीर चिंता का विषय है। कैसे कि आज की डेट में इतना ज़्यादा हम इतना एक्टिव हैं, नियम कानून बनाते हैं, फिर भी दिक्कत आ ही जाती है। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि मतलब भाई दिक्कतें आती हैं क्योंकि मिलावट वगैरह कहीं ना कहीं हो ही जाती है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से बता सकते हो। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता एक वैश्विक मुद्दा क्यों है? तो खाद्य सुरक्षा, क्योंकि आज की डेट में आप एक वैश्वीकरण की दुनिया में जी रहे हो, ठीक है, तो ये दुनिया भर का सवाल है कि वैश्विक स्तर पर खाने से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, वो सभी के लिए प्रॉब्लम हो सकती हैं। जैसे वर्ष 2005 में दस्त जैसी बीमारियों से 18 लाख लोगों की डेथ हुई।
भारत के अंदर एक रिपोर्ट आई, ठीक है, भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक रिपोर्ट दी 2010 में, 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे हर साल दस्त के 30 करोड़ से अधिक मामले सामने आते हैं। सो ये खाने पीने से ही तो होता है दस्त वगैरह, और खाद्य जनित रोगों से, जो खाने से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उससे व्यापार और पर्यटन को भी नुकसान होता है, जिससे कि भाई आपको जो है पैसे की दिक्कत हो सकती है, ठीक है। जो एरिया में अगर बीमारी फैल गई, लोग क्यों जाएंगे वहाँ पे। फिर है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन भी कहा जाता है इसको। सो प्रारंभिक बाल्यावस्था का मतलब होता है जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु, जिसमें जन्म से लेकर 3 वर्ष तक पहला पार्ट होता है, फिर 3 से 8 वर्ष तक दूसरा पार्ट होता है हमारा बाल्यावस्था का। और इसमें हमारे बॉडी में बहुत विकास होता है, परिवर्तन होते हैं, उसके आधार पर ही इसको बांटा जाता है। जैसे हमारा शैशवावस्था जो होती है, जब हम पैदा होते हैं, शिशु होते हैं, उस टाइम से लेकर 2 साल तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है, जिसमें बच्चा अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। फिर आते हैं टॉडलर। टॉडलर होता है 2 से 3 साल का बच्चा जो फुदक फुदक कर चलता है, ठीक है। फिर आता है विद्यालय पूर्व बच्चा, वो बच्चा जो कि ऐसे परिवेश में रहता है जो परिवार से बाहर का होता है, ठीक है, परिवार से बाहर लोगों के साथ मिलने लगता है बच्चा। शिशु देखभाल केंद्र क्या होता है और ये केंद्र कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो भाई शिशु देखभाल केंद्र क्या है, एक संस्था टाइप से होती है जहां बच्चों को अच्छे से रखा जाता है। मान लो कि अगर किसी के मम्मी पापा जॉब करते हैं तो वो बच्चा जो है उसको आप यहाँ देखभाल केंद्र में रख सकते हो। बच्चों को भोजन मिलेगा, बच्चे वहाँ पे आराम कर सकते हैं, बच्चों का एंटरटेनमेंट के सोर्स मिलेंगे, और बच्चों को थोड़ी बहुत शिक्षा वगैरह भी वहाँ पे मिलती है, सिखाए जाते हैं। छोटे बच्चों की देखभाल करने वाले के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। भाई एक तो जो बच्चा वहाँ मतलब जो जा रहा है उसको शिक्षक जो पढ़ाएगा वो खेल खेल कर उसको सिखाए, बच्चे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, दिलचस्प तरीके से वहाँ पढ़ाया जाए, बच्चों को काम करवाने का अवसर दिया जाए वहाँ पे। शिक्षक बच्चों की क्षमताओं के बारे में जानकारी रखे, बच्चा क्या कर सकता है, बच्चों की सभी एक्टिविटीज़ को नोटिस करे वो जो भी टीचर है, ठीक है। और वो उस टीचर के अंदर वो एक मैनेजमेंट का वो जो एक रिकॉर्ड आप कह सकते हो जो कौशल है, जो मतलब स्किल्स वगैरह होती हैं, जैसे रिकॉर्ड रखना, सभी चीज़ों को लिखित में रखना, रिपोर्टें लिखना, पेरेंट्स के साथ संपर्क करना, ये टीचर में होना चाहिए। फिर है हमारे भारत में बहुत गरीबी है, ठीक है, लड़कियों का अनुपात घट रहा है, और मातृ शिशु दर जो है आप अगर देखोगे बहुत ज़्यादा मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, कुपोषण बढ़ रहा है, आयोडीन की कमी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की। अब हमारे इंडिया में 2-3 समूह हैं जो बहुत संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव। एक तो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं क्योंकि अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। युवा बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये वो एज होती है जब आप कभी भी भटक सकते हो। वृद्ध जन तो भाई सेंसिटिव होते ही हैं क्योंकि इनको भी किसी की केयर की ज़रूरत होती है। फिर है किशोर न्याय अधिनियम 2000 तथा किशोर न्याय की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। जो किशोर होते हैं, जो टीन एजर्स होते हैं आपके, आप मान के चलो, ये जो है सन 2000 में एक कानून बनाया गया कि भारत में जो टीनेजर्स वगैरह हैं, ठीक है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 अब थोड़ा सा अपडेटेड वाला नया वाला कानून आया है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि एक तो यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है। वो बच्चे जो एक तो कानून का उल्लंघन करते हैं, दूसरा वो बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है और बचाव की ज़रूरत है। जो लोग कानून तोड़ते हैं ये बाल अपराधी कहलाते हैं। इन्हें पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया जाता है इन बच्चों को, और क्योंकि उन्होंने जुर्म किया होता है तो भाई जुर्म के वो आरोपी होते हैं। फिर उसके बाद है किशोर न्याय अधिनियम 2015। ये क्या है, अगर किसी ने जघन्य अपराध किया है, बहुत घिनौना, 16 से 18 साल तक का कोई किशोर है, तो उस पर यह मुकदमा चल सकता है, केस चल सकता है। जैसे कि एक नॉर्मली बालिग पर चलता है वैसे ही नाबालिग पर भी चल सकता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के तहत 18 साल से कम आयु के किसी भी किशोर पर इस तरह का मुकदमा चलना संभव नहीं है, बट अब ये चीज़ हो गई है। इस अधिनियम में गोद लेने के लिए माता पिता की योग्यता और गोद लेने की पद्धति को भी शामिल किया गया है। गोद वाला भी जो नियम है वो भी थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है। फिर है समेकित बाल विकास सेवाएं, ICDS, ये बहुत बारी पेपर में पूछा जाता है। ये क्या है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं उनको अच्छा पोषण मिलना, उनको शिक्षा मिलना, उसके लिए ये छोटे छोटे केंद्र बनाए जाते हैं। या जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं, ठीक है, उनके स्वास्थ्य की देखरेख हो, उनको खाने की चीज़ें मिले,
यहाँ पे क्या होता है कि आरंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रम होता है ये, जब बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है। इसमें 41 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चों को आज की डेट में फ़ायदा मिल रहा है। ये सेवाएं आंगनवाड़ी की तरह होती हैं, जहाँ पे एक रूम होता है जिसको आंगनवाड़ी कहा जाता है, आपने सुना होगा। आंगनवाड़ी में छोटे बच्चे जाते हैं, पढ़ते भी हैं, खाना भी खाते हैं। इसको कहते हैं ICDS। फिर बाल गृह। बाल गृह क्या है? 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार 3 प्रकार के घर बनाती है, ठीक है। सरकार पर आप अगर देखोगे, इन्हें घर, बोर्डिंग, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाने का दायित्व होता है। इन बच्चों को घर देना, इन बच्चों को शिक्षा देना, जिससे कि बच्चे सक्षम हो सके। जैसे एक होता है प्रेक्षण गृह। यहाँ पर बच्चे अस्थायी रूप से अपने माता पिता का पता लगाए जाने और उन्हें मतलब उनके आप कह सकते हो कि जब तक किसी बच्चे को अपने माँ बाप के बारे में नहीं पता, बच्चे का बैकग्राउंड नहीं पता, जब तक यहाँ पे रखा जाता है, पता चलता ही फिर बच्चा दे दिया जाता है। फिर आता है विशेष गृह। ये कानून का उल्लंघन करने वाले जो किशोर होते हैं, 18 साल से कम बच्चे, उनको हिरासत में रखा जाता है। फिर है बाल गृह। बाल गृह में क्या है? जहाँ यहाँ पे उन बच्चों को रखा जाता है जिनके परिवारों का पता नहीं चल पाता, ठीक है। यहाँ मान लो कि जिनके पेरेंट्स वगैरह की डेथ हो गई है, ठीक है, जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, उनको यहाँ पे रखा जाता है बच्चों को। अब ये है कि युवाओं की क्या आवश्यकताएं होती हैं। जो भी युवा होता है, ठीक है, वो ये देखता है कि भाई उसको एक आश्रय अच्छा मिले, साफ सफाई वाला परिवेश हो, उसकी जो स्वास्थ्य सेवाएं उसे मिले, अच्छी शिक्षा मिले, ट्रेनिंग अच्छी मिले, रोजगार वगैरह मिले, तरक्की के अवसर मिले, खेल वगैरह में हिस्सा ले युवा, शारीरिक शिक्षा की नॉलेज हो उसे, साहस हो उसके अंदर, और कोई भी उसका शोषण वगैरह ना हो, समाज में वो अच्छे से रह सके। और युवाओं से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी सरकारें होती है, जो भी संस्थाएं होती हैं, ठीक है, उनको अच्छे से मतलब भाई वो ध्यान दे कि भाई उन युवाओं की क्या जरूरत है, उसको देखना। फिर है राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम, NSS। आपने भी कभी स्कूल में सुना होगा। ये NSS क्या है? भारत सरकार द्वारा युवाओं का एक कार्यक्रम है और खेल मंत्रालय की एक योजना है, जहाँ पर जो +2 के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मींस 12th क्लास के, ठीक है, और 11th क्लास के, और उनको यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर उनको सिखाया जाता है समाज की सेवा कैसे करनी है, कुछ ऐसे कार्यक्रम करना, ठीक है। तो ऐसे में बच्चे करते क्या है? सड़कों के निर्माण में, मरम्मत करने में मदद करवा देना, स्कूल वगैरह की इमारत, गांव का तालाब और जो वो सब होता है उसको भाई थोड़ा सा साफ सफाई कर देना, पेड़ पौधे लगाना, ठीक है, और तालाबों में गंदगी वगैरह निकालना, गड्ढे खोदना, या फिर बच्चों की देखरेख करना, टीकाकरण वगैरह में हेल्प करना, बच्चों को टीका वगैरह लगवाना है, या शिल्प, सिलाई, बुनाई वगैरह से रिलेटेड ट्रेनिंग देना बच्चों को, ये सब होता है इसमें। इन कारणों से वृद्धजन संवेदनशील होते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई एक तो ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, और शहरों में तो क्या होता है, बूढ़े माँ बापों को छोड़ भी दिया जाता है, तो दिक्कत और होती है इनके ऊपर, ठीक है। और उम्र बढ़ने के साथ इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, शारीरिक शक्ति इनमें कम होती हैं, ठीक है, बच्चों पर ये निर्भर होते हैं। इनकी दृष्टि भी कमज़ोर होती है समय के साथ, बुजुर्गों की मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो जाती हैं, और न्यूरो वगैरह से रिलेटेड बीमारियां आ जाती है, गठिया वगैरह हो जाता है। तो इस वजह से बुजुर्ग लोग बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। फिर है डिज़ाइन। डिज़ाइन 2 तरीके का होता है, एक तो संरचनात्मक डिज़ाइन और अनुप्रयुक्त डिज़ाइन। संरचनात्मक डिजाइन का मतलब है कपड़ा, उसकी कटाई कैसी हो रही है, कपड़े की, कोई भी कपड़ा है उसकी मूलभूत कटाई, ठीक है। ये होता है कि भाई आपका संरचना मीन्स उसकी संरचना ही वैसी है, जैसे ए लाइन फ्रॉक, कोई भी फ्रो हो मतलब फ्रॉक वगैरह होगी, ए लाइन फ्रॉक, वो बनाया ही उसी तरीके से गया है। अनुप्रयुक्त डिजाइन ये है कि कपड़े के ऊपर आप सजावट करने के लिए अगर कोई डिजाइन बना रहे हो, ठीक है, जैसे कि कोई कसीदाकारी करना, फैंसी बटन लगाना, लेस लगा देना, मान लो कोई फ्रॉक है उस पर आपने लेस लगाया, तो वो कौन सा डिजाइन कहलाएगा? अनुप्रयुक्त डिजाइन। डिजाइन के 4 तत्व होते हैं। कोई भी डिजाइन होगा तो उसमें कोई रंग होगा भाई, उसकी बनावट होगी, उसकी आकृति होगी, और उसकी एक लाइनें वगैरह बनी होगी डिजाइन की, ठीक है। ये 4 चीजें देखी जाती हैं। फिर है मुंसेल रंग चक्र, यानी कि कलर से रिलेटेड एक चक्र होता है, मुंसेल ने बताया था, जो कि 3 तरीके के रंग होते हैं यहाँ पे, आप अगर देखोगे, ह्यू, मान, तीव्रता वाला, या फिर क्रोमा वाला कलर, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ यहाँ पे क्या है। ह्यू रंग क्या मतलब क्या है कि भाई लाल, नीला, पीला, ये ह्यू में आता है। मान हल्का, ये हमें बताता है कि रंग कितना हल्का या गहरा है। किसी रंग में सफेद रंग मिलाकर उसे हल्का किया जा सकता है,
तो इसको आप आभा कहोगे। किसी रंग में काला रंग मिलाओगे तो वो गाढ़ा कलर हो जाएगा, इसको आप रंगत कहते हो। ठीक है, तो गुलाबी और मैरून लाल रंग के दो मान होते हैं। ओके, सो आप गुलाबी लाल कलर को आप व्हाइट में मिला दोगे तो वो गुलाबी हो जाना है, लाल में ब्लैक मिला दोगे तो उसको मैरून हो जाना है। सो ये इसमें बताया गया है। क्रोमा या तीव्रता, ये रंग की चमक को बढ़ाता है। जैसे गुलाब का लाल रंग और रक्त का लाल रंग अलग अलग तीव्रता का होता है, सेम नहीं होता, कभी नोटिस करना। कलर भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीयक वाले। प्राथमिक वो कलर होते हैं, ठीक है, जो किसी अन्य रंग को मिलाने से नहीं बनते। लाल लाल ही होता है, पीला और नीला, ये 3 कलर नेचुरल होते हैं। तो होता क्या है, द्वितीयक वो कलर होते हैं जब 2 प्राथमिक कलरों को मिला दिया जाए। जैसे नीला पीला मिलाया तो हरा बनेगा, नीला लाल मिलाया बैंगनी बन जाएगा, लाल पीला मिलाया तो नारंगी बन जाएगा। तृतीयक कलर वो होते हैं जब 2 रंगों को, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीयक, उनको समान मात्रा में मिलाया जाता है तो तृतीयक कलर बनता है। जैसे लाल और नारंगी मिलाने से लाल नारंगी बनता है, लाल बैंगनी मिलाने से लाल बैंगनी, पीला हरा मिलाने से पीला हरा। इस तरीके से है ये कलर वाला, याद रखना। फिर है आवर्तिता या फिर लय। आवर्तिता का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा डिजाइन अगर है या कोई लाइनें हैं उस पर या कोई कलर है, उसको दोहराना पैटर्न को। ठीक है, जैसे कि मान लो ब्लैक है, फिर वाइट है, फिर ब्लैक है, ब्लैक है, फिर उसके बाद नीचे थोड़ा थोड़ा वाइट है, फिर वाइट है, फिर हल्का हल्का ब्लैक। इस तरीके से ये होता है। सो एक तो दोहरा कर ऐसा हो सकता है कि लेस बटन या कुछ ऐसे करके किनारों विनारों पर आप करके लय बना सकते हो कपड़ों के ऊपर। ठीक है, फिर है फैशन। फैशन का मतलब है कोई भी स्टाइल जो किसी एक काल तक, किसी अवधि तक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहता है, उसको फैशन कहते हैं। शैली, शैली का मतलब होता है स्टाइल, मीन्स जो भी परिधान कपड़े वगैरह उसकी दिखावट कैसी है, वो उसका स्टाइल कैसा है। फैड्स, फैड्स ऐसा फैशन होता है जो कम समय के लिए होता है, जल्दी चलता है, जल्दी चला जाता है। बैगी पैंट आजकल बहुत चल रही हैं, ये हमेशा नहीं चलेंगी, ये थोड़े समय के लिए हैं। ठीक है, और फिर है क्लासिक। क्लासिक वो कपड़े होते हैं, कोट पैंट कुर्ता पजामा साड़ी, जो हमेशा चलेंगे। ये देखो, ये बैगी पैंटें हैं आप अगर देखोगे, या फिर कटी फटी है पैंट, ये क्या है कि कुछ समय के लिए आएंगी बस, उसके बाद फैशन से चली जाएंगी। बट ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना, ये हमेशा रहेगी, ये क्लासिक फैशन है, ये आप हमेशा पहन सकते हो, कभी पुराना नहीं होता। उन 3 प्राथमिक कौशलों का वर्णन करो जो एक फैशन डिजाइनर या व्यापारी के पास होना चाहिए। सो जो भी फैशन डिजाइनर होता है उसको ये फैशन के बारे में पता होना चाहिए कि भाई फैशन कौन सा फेमस हो सकता है, वर्तमान में फैशन क्या चल रहा है। फिर है उसको विश्लेषण करना आना चाहिए, उसको जानकारी होनी चाहिए भाई अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, या फिर कंपनी की इकोनॉमिक्स पता होनी चाहिए कैसे है। ठीक है, या फिर जो भी स्टाइल वगैरह है वो उसके बारे में उसको पता होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। संप्रेषण योग्यता, अब जो फैशन डिजाइनर है उसको निर्माता के साथ भाई रेट फिक्स करने के बारे में कम्युनिकेट करना आना चाहिए सही से, कैसे उसको फिर प्रचार वगैरह करवाना, ये आना चाहिए। फिर है संस्थाओं के अंदर वस्त्रों की धुलाई जो होती है उसके अंदर क्या क्या उपकरण होते हैं। तो भाई उपकरण एक तो धुलाई के होते हैं जिसमें हाथ से धुलाई होती है या फिर मशीनों से धुलाई होती है। मशीनें 3 तरीके की होती हैं, एक तो हाथ से चलाने वाली, एक आधी ऑटोमेटिक आधी हाथ से यूज़ करने वाली, और एक प्रॉपर ऑटोमेटिक मशीन होती है। फिर है कपड़े धुल गए तो उसको भाई सुखाया भी जाएगा। सुखाने के लिए एक तो खुले में छत पे डाल दो, धूप में सूखेंगे, या ड्रायर्स का यूज़ किया जाता है जहाँ पे हाई टेम्परेचर में वायु की धीमी गति से कपड़ा सुखाया जाता है, या फिर ठंडे टेम्परेचर में वायु को तेज फेंक कर सुखाया जाता है। 2 तरीके से कपड़े सूखते हैं। फिर है इस्त्री करा जाता है, कपड़े पर प्रेस होती है, बिजली से चलने वाली प्रेस होती है, कोयले वाली प्रेस होती है, और गैस वाली भी प्रेस होती है। सो ये आप याद रखना, ये 3 तरीके की मशीनें हैं जो मैंने आपको बताई। सुखाने के लिए मैंने आपको बताया जो ड्रायर होते हैं वो 2 तरीके से हो सकते हैं, मैंने आपको पीछे बता दिया। एक तो हाई टेम्परेचर करके हवा धीरे फेंको, या लो टेम्परेचर करके हवा तेज फेंको। ठीक है, ये 2 तरीके से होता है। अब अस्पताल के बारे में बताऊं तो अस्पताल में लॉन्ड्री होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कपड़े को, कंबलों को, चादरों को धोना, डेली धुलते हैं अस्पताल में तो कपड़े, धब्बे वगैरह भी हो जाते हैं तो उसको जो है मतलब अच्छे से साफ वगैरह किया जाता है, और उसके बाद उसको कपड़ों को सही करके वापस भेजा जाता है। सो होता क्या है, अस्पताल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ से गंदे कपड़े इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उसको लॉन्ड्री ले जाया जाता है, गंदे कपड़ों को छांट कर अलग रखा जाता है, फिर उसके बाद कपड़ों को धोया जाता है,
फिर जो पानी निकाला जाता है, फिर नमी युक्त वस्त्र जो गीले कपड़े हैं उनको सुखाया जाता है, प्रेस करा जाता है, तय लगाकर उसको, फिर उसके बाद जो है उसको ठीक करा जाता है, जो फालतू का सामान है उसको फेंक दिया जाता है, फिर साफ कपड़ों को पैक करके उन्हीं डिपार्टमेंट्स में वापस भेज दिया जाता है जहाँ से वो आए हैं। फिर है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। सो ये क्या है, घर में साफ सफाई करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, कमरे को सजा कर रखना और साफ सफाई रखना। आजकल कई संस्थाएं होते हैं जो कि हाउस कीपिंग की सुविधाएं देते हैं। जैसे हाउस कीपिंग विभाग का काम क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्रों की साफ सफाई करना, धुले हुए कपड़ों को सही से रख रखाव करना, ठीक है, और जो है मतलब विभिन्न प्रकार की जो लिनेन या ड्रेस होती हैं उनको बदलना, होटल के अंदर जो फूल वगैरह पड़े रहते हैं उनको सजाना, होटल के बाहर का ध्यान रखना, जो गार्डन वगैरह होता है, या जो डेस्क लगा होता है, कंट्रोल डेस्क होता है मेन वाला, जो प्रमुख ऑफिस होता है, ठीक है, जो मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे कांटेक्ट में रहना, कीड़े मकोड़े ना हों उसकी तरफ ध्यान देना। तो ये हाउसकीपिंग वाले लोगों का काम होता है। भारतीय सभ्यता में अतिथियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार किन शब्दों में निहित हैं? तो हमारे यहाँ अतिथि देवो भव कहा जाता है। अतिथि खुद देवता का रूप है, भगवान का रूप है। फिर है जो रिजॉर्ट होते हैं वो पर्यटकों को किस प्रकार आकर्षित करते हैं, क्योंकि रिजॉर्ट्स में आप सैर सपाटा करो भाई, खेलो कूदो और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, रिजॉर्ट बहुत मस्त होता है। फिर है अतिथि चक्र की आगमन पूर्व अवस्था में कौन से क्रियाकलाप किए जाते हैं? कोई भी गेस्ट आने से पहले क्या होता है? सो अतिथि के लिए कमरा और बाकी की जो सुविधाएं होती हैं उसको, उसका रेट वगैरह बताना, अतिथि और होटल के बीच जो कांटेक्ट होना है पैसे से रिलेटेड वो बताने पर फिर कमरा बुक करना। होटल के अंदर बेल बॉय का क्या काम होता है? तो बेल बॉय अतिथियों का सम्मान करता है और उनको उनके लगेज को कमरे में छोड़कर आता है, अतिथियों को कमरा दिखाता है। एक होटल में जो मेन ऑफिस होता है उसका जो पर्यवेक्षक होगा, ठीक है, उसका क्या काम होता है? सो आने वाले अतिथियों का स्वागत करना, ठीक है, एक जो भी उसकी शिफ्ट है उसकी पूरी ड्यूटी इसी की होती है। अतिथियों की बुकिंग के अनुसार कमरा जल्द से जल्द देना और कमरे कौन से खाली हैं कौन से नहीं हैं इसकी सूचना वगैरह मतलब देना। फिर है आतिथ्य उद्योग एक घर से दूर घर की सुविधा के रूप में विकसित हुआ है। आप कहीं जाते हो तो आप रूम बुक करते हो ना भाई, आपका घर तो नहीं है वो, लेकिन एक घर की तरह ही होता है। सो लोग धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं तो फिर इस वजह से, या फिर व्यापार के उससे लोग जाते हैं, या लोग इलाज कराने दूसरी जगहों पर जाते हैं, या लोग पढ़ने के लिए दूसरी जगहों पर जाते हैं। सो ऐसे में, या फिर लोग किसी इमारत को देखने घूमने फिरने के लिए जाते हैं। सो ऐसे में जो अतिथि उद्योग होता है, जो हॉस्पिटैलिटी सर्विस होती हैं, इनका बहुत ज़्यादा आज की डेट में वैल्यू बढ़ चुकी है। वस्तुओं को खरीदते समय उपभोक्ताओं को एक तो भाई उचित कीमत पर सामान मिले ये ध्यान रखा जाता है, वस्तुओं के बारे में उनको सही जानकारी मिले और उनको वस्तुएं प्रमाणिक मिले, सही सेवाएं उनको मिले, अच्छी क्वालिटी का सामान मिले, जो सामान मिल रहा है वो शुद्ध होना चाहिए और हर वस्तु का वजन सही होना चाहिए, माप सही होना चाहिए। दुकानदार सामान की बिक्री और प्रोत्साहन में, मतलब सामान बेचते समय भाई थोड़ा सा सही से बात करे जो दुकानदार है। और हर कस्टमर को कुछ दिक्कत आती है, जैसे मिलावट वाला सामान मिल जाना, बहुत महंगा सामान देना, या गलत जानकारी देना सामान की, या बिक्री को करने के लिए गलत तरीके से योजना बनाना, या नकली कोई सामान दे देना, गलत तरीके से तोलना, उपभोक्ताओं को जानकारी ना होना और ख़राब क्वालिटी के सामान मिल जाना, ये दिक्कतें आती हैं कस्टमर्स को। अब है उपभोक्ताओं के पास क्या राइट होते हैं, कंज्यूमर राइट। एक तो सुरक्षा का अधिकार है, ठीक है, मीन्स आपको जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो सुरक्षित हो। सूचित किए जाने का अधिकार, आप किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। चयन का अधिकार, आपको जो अच्छा लगता है आप उसको चूज़ कर सकते हो भाई। सुने जाने का अधिकार, मतलब उपभोक्ता जो कस्टमर है वो कुछ बोलना चाह रहा है या फिर कुछ बताना चाह रहा है या वो किसी को कंप्लेंट करना चाह रहा है तो उसकी बात सुनी जाए। और शिकायत निवारण प्राप्त करने का अधिकार, जो कंज्यूमर ने शिकायत करी है तो उसकी शिकायत का निवारण किया जाए। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, मीन्स हर कंज्यूमर को शिक्षा दी जाए कि भाई आपको कैसे चीज़ों से बचना है, शोषण ना करे कोई आपको कंज्यूमर राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। जागो ग्राहक जागो। इसके अलावा कुछ निशान होते हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताए थे। आईएसआई का निशान होता है जो कि मिनरल वाटर, पीने का पानी, दूध का पाउडर, इसके ऊपर चाय कॉफ़ी बिस्किट पर ये आईएसआई बना होता है। एग मार्क जो कृषि उत्पाद होते हैं, आटा घी तेल, उस पर बना होता है।
FSSI सभी खाने की चीज़ों पर ये निशान बना होता है। FSSI जो भी खाने की चीज़ ले रहे हो। वूल मार्क जो ऊन की चीज़ें होती हैं। सिल्क मार्क सिल्क की चीज़ों पर। हॉल मार्क सोना चांदी और प्लेटिनम के आभूषणों पर लगा होता है हॉल मार्क का निशान जो होता है, ठीक है। और हॉल मार्क देखिए ये वाला निशान है, सोने के ऊपर होता है ये। फिर उसके बाद इको मार्क, ये क्या है, साबुन, डिटर्जेंट, पेंट, कागज, कॉस्मेटिक्स, इसके ऊपर ये इको मार्क्स वाला जो है ये होता है। विकास संचार क्या है, विकास में इसकी क्या भूमिका है। विकास संचार क्या है कि भाई कला तथा मानवीय संचार का वो विज्ञान है जिसका उपयोग किसी भी समाज के विकास को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। विकास संचार में होता क्या है भाई, ये सामाजिक आर्थिक विकास और व्यक्तियों को सुख शांति वगैरह मिलना, ठीक है, लोगों को सूचनाएं देना, लोगों को पढ़ाना, शिक्षित करना, ठीक है। संचार के अलग अलग माध्यम होते हैं जिनसे लोग अपनी शिकायत बताते हैं, अपनी चिंता बताते हैं, जिससे सरकारी एजेंसियों को पता चलता है। फिर एक किसी भी स्थान पर किसी प्रकार के विकास में, ठीक है, कि भाई मतलब आप अगर देखोगे कि लोगों को अगर भाई कोई संचार सुविधाएं हैं वहाँ पर, तो सरकार सभी शिकायतों को सुन पाएगी, ठीक है। सरकार सुन पाएगी तो उनकी शिकायत वगैरह का निवारण भी होगा। सो ऐसे में हमारे जैसे देश के लिए तो ये विकास संचार बहुत ज़रूरी है। समुदाय रेडियो आकाशवाणी से किस प्रकार भिन्न होता है। सामुदायिक रेडियो आकाशवाणी की तुलना में बहुत नया है और आप कह सकते हो बहुत इंटरेक्टिव है, जो समुदायों के द्वारा समुदायों के लिए और समुदायों के बारे में ही ये रेडियो होता है। और स्थानीय रेडियो स्टेशन ये इसको शुरू करता है। यहाँ गरीबी हटाना, लैंगिक रूप से असमानता जो फैली हुई है, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि, यहाँ पर आप अगर देखोगे कि इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस ज़्यादा, इन टॉपिक्स पे फोकस किया जाता है इस रेडियो पर। जबकि आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो तो सरकार या फिर बहुत बड़े लेवल पर चलाए जाने वाला रेडियो स्टेशन है जहाँ बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग विकास संचार के सशक्तिकरण उपकरण के रूप में किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोरोना महामारी में भी ऐसा हुआ। ICT में कंप्यूटर, वीडियो, टेलीफोन, फैक्स मशीनें, मोबाइल फ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न या सैटेलाइट्स वगैरह आते हैं। मोबाइल फ़ोन से आज की डेट में दुनिया छोटी हो गई है, आप कहीं भी किसी से बात कर सकते हो। कोविड-19 महामारी के दौरान मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए थे। सरकार द्वारा कोरोना की जानकारी मोबाइल फ़ोन द्वारा ही दी जाती थी और इन्हीं ICT की साधनों की वजह से बैंकिंग, लेन देन, UPI, पेटीएम वगैरह जो आप यूज़ करते हो वो इजी हो गया है, ठीक है। शिक्षा में इंटरनेट फ़ोन बहुत मदद कर रहा है। स्कूल कॉलेजेस वगैरह में मोबाइल कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स वगैरह भी लिए जा रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड CBT मोड में। और ICT से बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। और लोग जो हैं बिल पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन, जो लोग हैं अपनी कंसल्टेशन कर रहे हैं डॉक्टर्स के साथ में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इसमें बताओगे। रेडियो विकास संचार के स्रोत में प्रिंट मीडिया या टेलीविजन की तुलना में अधिक महत्व रखता है। तो देखो बहुत अच्छी बात है क्योंकि रेडियो सबसे सस्ता साधन है, बहुत सुविधाजनक है। रेडियो की पहुंच बहुत बड़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ले सकते हैं, सुलभ है भाई, ठीक है, क्योंकि आप इसको देखोगे, सुन सकते हो। और होता क्या है, छपा हुआ जो माध्यम होता है प्रिंट मीडिया में, उसमें लोग कई अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, वो साक्षर अगर नहीं है तो उनको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन रेडियो तो हर कोई समझ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे न्यूज़, इंटरेस्टिंग चीज़ें, कहानियाँ सब आती रहती है रेडियो पर, ठीक है। और सार्वजनिक सेवा घोषणा कार्यक्रमों के बीच जिंगल के रूप में जानकारी या सुझाव प्रदान करना, मीन्स ये क्या है कि कोई भी सार्वजनिक कोई भी जानकारी देनी है वो रेडियो से आप दे सकते हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएंगे कि हाँ भाई ये सरकार हमारे लिए काम कर रही है। यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।